अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें। पहले रिवाइज करते कल के सेशन में क्या क्या पढ़ा था और फिर आज आगे चलता है, ठीक है ना। तो रिवीजन में क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे, याद है कुछ? क्या पढ़े थे हम लोग कल? सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है ये पढ़े थे, है ना। तो फिजिक्स क्या होता है ये आपको बताया था मैंने लास्ट सेशन में। फिर क्या पढ़े हम लोग ने, बोलो? फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। फिर उसके बाद क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़े, है ना। स्केलर वेक्टर एंड फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली, ठीक है। यहीं तक पढ़े थे शायद कल। फिर यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा बताया था, आज और थोड़ी चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो क्या है, फ्यूजिस से बना हुआ। फ्यूजिस मतलब नेचर। तो फिजिक्स क्या है, नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी। नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जांपल क्या है उसके, कम से कम 3 याद रखने बोले थे मैंने, क्या? लेंथ, मास, टाइम, है ना। चलिए आइए उसके बाद क्या, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो 2 है, स्केलर और वेक्टर। और अगर डिपेंडेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो 3 है। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद और थोड़ी चर्चा करेंगे, आज आगे सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। आइए, तो आई गेस आपको ये सारी चीजें मैंने कल डिटेल में समझाई है, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इस प्रिपरेशन में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे सिलेबस को याद रखना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको याद करने का टास्क बहुत बड़ा है। अब याद कैसे होगा, कोई भी चीज कैसे याद होगी? कंटिन्यू रिवीजन से। अगर आप कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं उसको। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन इज द की। आज के सेशन की शुरुआत में अपने पेज के हेडिंग पे लिख दो, ये क्या लिखो, ये अपनी बुक के स्टार्टिंग में लिखो उसको, क्या है? रिवीजन इज द की, लिख लो उसको। आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। क्लासरूम में तो सबको समझ आता है, मैं पढ़ाता हूँ इतने जीरो लेवल से कि सबको समझ में आ जाए। असल में कौन क्रैक कर पाएगा उसको, जो उसको याद रख पाएगा। याद नहीं रहता है क्योंकि बच्चे रिवीजन से कतराते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो रिवीजन इज द की, जो रिवाइज करेगा उसको याद रहेगा, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं। आगे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फिर सप्लीमेंट्री क्या है, फिर यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। चलो भैया देखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, आइए समझते हैं उसको। फिजिकल क्वांटिटी हमने जो डिफाइन किया या क्लासिफाई किया, उसके हिसाब से 3 टाइप की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आज के दौर में जो मानी गई है वो 7 है। 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी है, एक एक करके सब लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो है आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और टेम्परेचर है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई है। आज के दौर में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इन 7 को क्या मान लो, फंडामेंटल मान लो, ठीक। डिराइव क्वांटिटीज कितनी है? जितनी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी है सब के सब क्या बन जाएंगी, फिर डिराइव बन जाएंगी। तो ऑल रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, सारी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज क्या बन जाएंगी, फिर डिराइव क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। एक कौन सा होता है उसके अंदर, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इसकी कहानी अभी समझाता हूँ कि ये क्यों सप्लीमेंट्री है। तो पहले तो बेसिक चीजें समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है। 7 के साथ याद रखनी है उनके यूनिट के साथ, ठीक। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी? बोलो, लेंथ, मास, टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब के सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज कितनी है? इन सातों के, इस 7 और ये 2 के अलावा जो भी बच गई वो सब के सब क्या है? डिराइव्ड है। ये 7 और ये 2 के अलावा जो बच गया वो क्या है? डिराइव्ड है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? 2 है। कौन कौन सा? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का क्या फंडा है वो भी समझाता हूं। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस की। उसने क्या आइडिया दिया था अपने को कि हर क्वांटिटी का यूनिट बनाना एक बेवकूफी है। आप कुछ को फंडामेंटल मानो और उनके टर्म्स में बाकियों को लिख दो। तो जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने शुरुआत में बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी मानो, तो शुरुआत में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई, लेंथ, मास और टाइम। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उन्हें और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी जोड़ी। तो जो बाद में कॉन्फ्रेंसेस हुए, फाइनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ कि हम इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानेंगे, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई। बात समझ आई? लेकिन अब सबको लगने लगा कि हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने फिक्स कर दी, अब इन्हीं के टर्म्स में बाकियों को लिखेंगे। लेकिन जब कुछ साल के बाद वापस से कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनको लगा नहीं, और 2 क्वांटिटी जोड़नी चाहिए। वो 2 क्वांटिटी ये बाद में जोड़ी गई, इस वजह से इनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो बुक पढ़ने का जमाना गया, वो जनरेशन ही खत्म है जो बुक पढ़ती है ना। तो जो पहले क्या होता था, पहले अगर कोई बुक आती थी, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से 8 ही चैप्टर प्रिंट होकर के आए, तो 2 चैप्टर बाद में आते थे और उसको बोलते थे सप्लीमेंट्री कॉपी आई है इसकी। क्या बोला जाता था? सप्लीमेंट्री कॉपी आ गई है उसकी। 8 चैप्टर की पहले बुक आ गई और 2 चैप्टर बाद में छप करके आए, तो उसको बोलते थे कि 2 चैप्टर की जो कॉपी आई वो कौन सी कॉपी है? सप्लीमेंट्री कॉपी। एग्जैक्टली वही। जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ली गई और उसके बाद की, कई सालों के बाद की कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि नहीं, 2 और क्वांटिटी को जोड़ना पड़ेगा फंडामेंटल में। तो ये कब आई? बाद में आई। ये भी असल में फंडामेंटल ही है, लेकिन ये बाद में जोड़ी गई ना, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। है वो फंडामेंटल। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा है, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ भेजे में जा रहा है तो बताओ। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है? 3 टाइप। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? 7 है। क्या है वो? 7 है। असल में फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और डिराइव क्वांटिटीज क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो किस पे डिपेंड करती है वो? फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। ऐसा है, ठीक है ना। चलो भाई, कुछ कुछ तो भेजे में गया। चलो, मुद्दे की बात क्या है? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के? 3 टाइप की। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आपको समझ आ रहा है? मेरे साथ में बोलेंगे सब वापस से। कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी? 3। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ठीक, चलो बढ़िया। डिराइव क्वांटिटी कौन कौन सी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री को छोड़ के बाकी सब क्या है? डिराइव। ठीक, चलो भाई। अब इसमें और भी आगे चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी ओवरलोड नहीं करता हूं, आगे बताता हूं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है। कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बढ़िया। चलो, यहां तक तो बात सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ यहां से। अब यूनिट भी समझाऊंगा मैं क्या है, पहले देख लो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में क्या लिखा है स्लाइड पर। क्या लिखा है? फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, दीज आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज विच कवर द एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना। ये फंडामेंटल क्वांटिटी में सारी फिजिक्स की सभी क्वांटिटीज आ जाएंगी, उनकी यूनिट लिखे जा सकते हैं। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है ना। इस कोई भी दूसरी क्वांटिटी इसमें से डिराइव कर सकते हैं। वो अभी आगे सिखाता हूं कैसे डिराइव करेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई? 7 मानी गई। हमारे
प्लैनेट के साइंटिस्टों ने ये माना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन 7 को ही फंडामेंटल मानना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने स्पीड को फंडामेंटल माना कि डिराइव माना? डिराइव माना। स्पीड हमारे फंडामेंटल में नहीं आता तो हमने उसको डिराइव बोला ना। अगर साइंटिस्ट ये बोलते कि नहीं स्पीड को फंडामेंटल मानेंगे तो स्पीड फंडामेंटल हो जाता। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वांटिटी को आप फंडामेंटल में रख सकते, बाकी सब क्या हो जाएंगे? फिर डिराइव बन जाएंगे। कोई रूल नहीं है कि इन्हीं को फंडामेंटल में रखना है। आप बोलेंगे फिर इन्हीं को क्यों मानना, मैं अपनी फंडामेंटल मानूंगा। हर कोई अपनी अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी मानेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं हम उसको मान लेते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठ करके डिसाइड करते हैं कि हम इनको फंडामेंटल बोलेंगे तो हम उनको फंडामेंटल मान लेते हैं। बात समझ आई? लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें इन्हीं को फंडामेंटल माना जाए। हमने माना है उनको फंडामेंटल, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और क्वांटिटी को फंडामेंटल नहीं माना जा सकता। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। AIPMT 2014 में सवाल आया था कि अगर आप फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लेंगे तो एनर्जी के यूनिट बताओ क्या होगा? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या? उनको फंडामेंटल मान लो। HC वर्मा में पहले से वैसे सवाल है, जेई में पहले वो सवाल आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप दूसरी क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लेंगे तो बताओ भाई उसमें एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा, तो वो उसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? ऐसा सवाल था वो। तो वो मैं आपको आगे उसकी टेक्निक सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि 7 को फंडामेंटल किसने माना? साइंटिस्टों ने। हमने उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही फंडामेंटल हो सकती है। ये हमने बनाया है, हमने माना है ना? ऐसा देखो क्या लिखा हुआ है, these are elementary यानी fundamental quantities in our planet। बात समझ आई? That's why chosen as basic quantities। In fact, any set of independent quantities can be chosen as basic quantities by which all other physical quantities can be derived। क्या आपको बात समझ आई? कोई भी क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल मान सकते हो, ठीक है ना? लेकिन स्मार्टली उन लोगों ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद देखो, दीज क्वांटिटीज जैसे एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा कैन बी चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज ऑन सम अदर प्लैनेट। दीज माइट ऑल्सो बी यूज एज बेसिक क्वांटिटीज। क्या आपको समझ आया? ऐसा है, ठीक है ना? उसके बाद जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उनको फंडामेंटल नहीं मान सकते। आप छोड़ो उसको, भी आगे बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है। तो मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तब बताऊंगा, ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है? यहां तक तो बात समझ में आई है? क्या क्या बोला है मैंने? बोलो। फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप की? 3 टाइप की। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिराइव क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री जो बाद में जो सप्लीमेंट लगा है ना? अब उसके बाद क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डिराइव क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री को छोड़ के बाकी सब क्या है? डिराइव। उसके बाद सप्लीमेंट्री कितनी है? 2। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझते हैं, ठीक है ना? चलो भैया, कहां तक लिखे थे कल? क्लासिफिकेशन यहां तक लिखे थे ना? अब फंडामेंटल में जो जो मैंने लिखा है लिख लेंगे खुद से? बोलो, पर मैंने क्या लिखा है अभी बताओ? अच्छा रहना दो, मैं बताता हूं क्या कर, ठीक है? डिराइव क्वांटिटी क्या होती है पहले वो देख लो। फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज और विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव क्वांटिटी, ठीक है? आई गेस ये भी समझ में आ गया। यूनिट के ऊपर आता हूं मैं, फिर मैं सब एक साथ तुम लोगों को लिखाता हूं, ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर ना? ठीक, चलो भैया। अब यूनिट क्या है? अब ध्यान से सुनना, यूनिट क्या है? यूनिट के ऊपर चर्चा होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब लिख करके रखा है मैंने यहाँ पर, पूरी स्लाइड्स मैंने लगाई है। जैसे मास का किलोग्राम है, ये MKS सिस्टम था, एडिशनल बाद में ये लगा, बाद में 2 सप्लीमेंट्री आई, ऐसे सब उसके अंदर है। वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे जो अभी मैंने बताया सब आपको लिखने को मिल जाएगा। शॉर्ट में कैसे लिखना वो भी बताता हूँ, पहले इस पे चर्चा करेंगे यूनिट पे, ये अभी डिस्कस करना ज़रूरी है। अब यूनिट क्या है, ठीक है ना? यूनिट क्या है, आइए इस पे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बोला कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा? यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम किराना स्टोर पे जाकर के बोलते हैं 2 चावल दे दो, उसको नहीं समझेगा। उसको क्या बोलना पड़ेगा? 2 किलो, 2 टन, 2 क्विंटल बताना पड़ेगा। तो यूनिट बताना जरूरी है। अगर हम यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं होगी, अधूरी इंफॉर्मेशन होगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सवाल उठता है कि सर यूनिट होता क्या है?
तो अब यूनिट पे चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। यूनिट होता क्या है? यूनिट होता है एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लगाओ, यूनिट। यूनिट any reference standard, any reference standard used for the measurement of a physical quantity, any reference standard used for the measurement of a physical quantity, any reference standard used for the measurement of a physical quantity। ठीक है, अब ये क्या होता है ध्यान से सुनेंगे सब, ठीक है। देखो अब बच्चों, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये मान लिया कि जो एसी का रिमोट है ये मान लो 1 किलो का है, हमने मान लिया, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने मिलकर के क्या मान लिया कि ये जो है ना ये 1 किलो का है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलो दाल लेने जानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। एक पल्ले में क्या करूंगा मैं, अरे एक पैन में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, एक पैन में क्या करेंगे, दाल डालेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब मैं क्या बोलूंगा, हमारे हिसाब से ये क्या है, 1 किलो दाल है। क्या आपको समझ आया? तो हमने माना कि ये क्या है, 1 किलो, सही है। चलो अब कोई और कुछ और मान सकता है, जैसे अहमद बोलता है सर मैं पोडियम को क्या बोलता हूँ, 1 किलो मानता हूँ। क्या मानता हूँ, पोडियम को 1 किलो। अब अहमद को अगर 1 किलो दाल लेने जाए तो अहमद को क्या करना पड़ेगा, पोडियम लेके जाना पड़ेगा। एक पैन में क्या रखेगा वो, पोडियम, और एक पैन में क्या रखेगा, एक पैन में दाल डालेगा। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगा तब क्या बोलेगा, अच्छा मेरे हिसाब से ये क्या है, 1 किलो। क्या आपको समझ आ रहा है? इसको भी यूनिट बोलेंगे, जो अहमद ने डिफाइन किया वो भी यूनिट है, जो मैंने डिफाइन किया वो भी यूनिट है, यूनिट है। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, अब वो अच्छा यूनिट है कि नहीं वो अलग बात है, वो आगे देखेंगे, लेकिन यूनिट तो है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा ये उंगली है ना, शहादत की उंगली, ये यहां से यहां तक का जो है ना, ये वाली उंगली का लेंथ मान लेते हैं हम लोग कि मेरी ये उंगली का लेंथ है 1 मीटर। कितना है, मान लेते हैं कितना है, 1 मीटर। अब मेरे को कुर्ता पजामे का कपड़ा लेने जाने का है ना। अब बताओ क्या करूंगा मैं, मेरे को 2 मीटर कपड़ा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उंगली लेके जाना पड़ेगा। अरे तुमको समझ में तो आ रहा है? या फिर मैं अपने पास जो अपने पास रॉड है ना, जो डंडा है, तो वो डंडे को मैंने क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया, है ना। अब अगर अपने को कपड़ा लेने जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो डंडा लेके जाना पड़ेगा। वो 1 मीटर हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है, हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि वो क्या है, 1 मीटर, तो उसको बोलेंगे यूनिट ऑफ लेंथ है वो। हमारे हिसाब से ये क्या था, यूनिट ऑफ मास। जिसको 1 किलोग्राम मान लेंगे वो क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ मास। जिसको 1 मीटर मान लेंगे वो क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ। जिसको 1 मीटर, इसको 1 मीटर मान लिया अपन ने, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ। क्या आपको समझ आया? हमने आपस में मान लिया कि यूनिट ऑफ लेंथ है ये 1 मीटर है, बाजू की बिल्डिंग वाला नहीं माना तो हो सकता है ना, बाजू की बिल्डिंग वाला क्या बोलेगा, मैं इसको 1 मीटर नहीं बोलता हूं, ये जो मोनोपॉड लगा है ना, ये जो मोनोपॉड लगा हुआ है, इस मोनोपॉड की लेंथ को मैं क्या बोलता हूं, 1 मीटर, तो उसके हिसाब से वो क्या बन जाएगा, 1 मीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप किसी को भी अगर 1 किलो 1 मीटर मान लो तो वो क्या बन जाएगा, उस क्वांटिटी का यूनिट बन जाएगा। अब वो अच्छा यूनिट है नहीं है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। क्या आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो भाई, तो कैसे मानेंगे 1 मीटर 1 किलो, कैसे मानेंगे, कोई भी मान लो, कोई भी रैंडम चीज उठाओ उसको क्या बोल दो, मान लो ये 1 किलो का है, तो हमारे हिसाब से क्या बन गया, वो मास का यूनिट बन गया। कोई भी रैंडम, जैसे ये हम अपन ने क्या कर दिया, इसको उठाया, इसको बोला यहां से यहां तक ये 1 मीटर, तो ये क्या बन गया, यूनिट ऑफ लेंथ बन गया। समझ आया? लेकिन यूनिट तो है, ये यूनिट तो है, लेकिन ये अच्छा यूनिट नहीं है। क्यों अच्छा यूनिट नहीं है बताओ, बोलो। इट इज नॉट अ गुड यूनिट, लिखा होता है किताबों में, पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट। इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा यूनिट वो होता है जो एक्सेप्टेड बाय ऑल होता है।
बात समझ में आई? क्या इसको हमने 1 मीटर माना तो क्या पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। हमारे हिसाब से तो हम मान लेंगे 1 मीटर, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट 1 मीटर नहीं किया। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये अच्छा यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता। तो भाई ये तो गड़बड़ है, मैं 1 मीटर कुछ मान लूंगा, बाकी बाजू वाला 1 मीटर कुछ मान लेगा। तो अब क्या होता है, ये तो झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना इसमें तो। अरे चाइना वाला 1 मीटर कुछ और मानेगा, अमेरिका कुछ और मानेगा। तो अब क्या होता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलकर के कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है कि 1 मीटर किसको माना जाएगा। तो शुरू में, अब तो वो हट गया है यूनिट, लेकिन शुरू में ऐसा था कि अपने पास एक प्लैटिनम और इरिडियम का रॉड था। क्या था? प्लैटिनम और इरिडियम का रॉड था। प्लैटिनम इरिडियम से बना हुआ रॉड था, उसके ऊपर 2 मार्किंग्स थी। उन 2 मार्किंग्स के बीच में जो लेंथ है ना, उसको क्या माना गया था? 1 मीटर। उन लोग ने माना। अब वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो बोला, हम सब ने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पर, हर कंट्री का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट वहां पर जाके जमा हो गया। सबने आपस में क्या डिसाइड किया कि इस प्लैटिनम इरिडियम रॉड के ऊपर जो मार्किंग्स है, उन मार्किंग्स के बीच में जो लेंथ है उसको क्या मानेंगे? 1 मीटर। फिर उसका रेप्लिका बनाया, हर कंट्री में वो रेप्लिका भेजा गया। फिर उस रेप्लिका से बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बने, और ऐसे लोकल लेवल पर अपने को, आप कपड़े लेने की दुकान पे जाएंगे ना, कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो आपको एक ऐसा क्या मिलेगा? रॉड मिलेगा, स्केल मिलेगी, तरीके स्केल होती है वो क्या करता है? 1 मीटर 2 मीटर मेजर करके देता है। वो कहाँ से आया? डिसाइड कौन किया? वो दुकान वाले ने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? वो साइंटिस्टों ने डिसाइड किया, और उसका रेप्लिका बनते बनते वो लोकल लेवल पे आ गया। क्या आपको बात समझ आई? किराना स्टोर पे अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस होता है, किराना स्टोर पे 1 किलो का बार होता है। वो कौन डिसाइड करता है ये 1 किलो है? हम डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि इसको, इस वजन को क्या बोलेंगे? 1 किलो बोलेंगे। फिर उसका रेप्लिका बना बना करके क्या करेंगे? पूरे अलग अलग कंट्रीज में बांट देंगे। फिर अलग अलग कंट्रीज क्या करेगा? अपने लोकल लेवल पे बांट देगा। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसा है। तो ऐसे वो 1 किलो का बार बनाए, ऐसे वो 1 मीटर का रॉड बनाए। क्या आपको बात समझ में आई? है ना? तो यूनिट तो कोई भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन अच्छा यूनिट कौन होता है? एक्सेप्टेड बाय ऑल वाला। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। समझ में आता है क्या? ऐसा है। चलो भाई, तो क्या होता है यूनिट? आई होप समझ में आया होगा। यूनिट क्या है? एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, उसके बाद यूनिट क्या? जैसे सेकेंड है, मीटर है, किलोग्राम, एक्सेट्रा। ठीक है। आज के दौर में जो लेंथ का यूनिट है, वो प्लैटिनम इरिडियम रॉड के टर्म्स में नहीं है, वो लाइट के टर्म्स में, और उसको याद भी नहीं करना है आपको। क्यों? हर 5-10 साल में उन लोग यूनिट का डेफिनेशन बदलते रहते हैं। 1 मीटर आज कुछ है, 1 मीटर 10 साल बाद कुछ और होगा। बात समझ आई? हर थोड़े टाइम में वो चेंज होता रहता है, उसको याद नहीं करना होता है। ठीक है ना? सो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी अच्छे यूनिट के पास, है ना? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ब्लो, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुमने पढ़ा होगा ना 9th स्टैंडर्ड में, सेट्स करके एक चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स में। क्या होता है उसका डेफिनेशन? सेट इज अ, अरे बोलो, कलेक्शन ऑफ, सेट एक कलेक्शन होता है क्या? हाँ, कलेक्शन तो होता है। अरे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये उसका डेफिनेशन होता है। उसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए क्या हो? सेम हो। अब मैंने मान लिया कि भाई ये जो अपनी पहली उंगली है ना, यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, तो जिसकी भी ये उंगली है वो 1 मीटर है। सबके लिए सेम है क्या? ये अलग अलग है। तो क्या ये अच्छा यूनिट है? नहीं है। क्या ये यूनिट है? हाँ यूनिट है, मान लो आप यूनिट, आप मान लो इसको यूनिट, 1 मीटर मान सकते हो। लेकिन क्या एक अच्छे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक में आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता था? बोलो, कलेक्शन ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स। ये सेट है कि नहीं है? कलेक्शन ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स। अरे ये सबके लिए सेम आएगा क्या? नहीं आएगा ना, हर एक के लिए अलग अलग आएगा। अरे किसी के 2 प्लेयर लिखने हैं, मैं लिखता हूँ सचिन और धोनी, तुम वही लिखोगे? तुम तो उसकी जनरेशन के ही नहीं हो, तुम तो विराट कोहली लिखोगे शायद।
अरे समझ में आ रही बात? ये कलेक्शन ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स जो है ये बेसिकली सबके लिए सेम नहीं है, तो ये कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, बोलो सबके लिए सेम है ना। पूरी दुनिया का कोई भी रैशनल आदमी अगर लिखेगा प्राइम नंबर तो उसको पता है कि प्राइम नंबर्स डिफाइंड है, तो ये सबके लिए क्या है, सेम है। ऐसा कलेक्शन जो पूरी दुनिया में सबके लिए सेम हो उसको वेल डिफाइंड बोलेंगे, उसको सेट बोलते हैं। और ऐसा कलेक्शन जो हर एक के लिए अलग अलग है वो सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा है, ठीक है ना। चलो मैंने क्या बोला था, 9 से शुरू करना पड़ता है पढ़ाना, है ना। चलो तो दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, मतलब क्या, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। अब देखो क्या, साइंटिस्टों ने शुरुआत में ये माना कि प्लैटिनम इरिडियम रॉड पे जो दो मार्किंग है उसके बीच में जो लेंथ है वो 1 मीटर है ना। क्या वो प्लैटिनम इरिडियम रॉड है जो जहां पर भी है, पेरिस में था वो प्लैटिनम इरिडियम रॉड पेरिस में, अब मुझे लेंथ इंडिया में मेजर करनी है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, उसके रेप्लिका बना लिए। रेप्लिका समझता है ना, रेप्लिका मतलब कॉपी, उसके कॉपी बना करके क्या कर दिए, हमने पूरी दुनिया में बांट दिए। चलो ये भी हो गया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। रिप्रोड्यूसिबल है क्या? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ जाए तो वो तो क्रश हो गया। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक वहीं आ गया जहां पर वो रखा हुआ है, एक सेफ में रखा हुआ था, अर्थक्वेक आ गया, क्रश हो गया, क्या उसको वापस से जनरेट कर सकते आप? नहीं कर सकते। तो क्या ये अच्छे यूनिट में आता था? नहीं आता। इस वजह से ही उसको चेंज किया गया। क्या आपको बात समझ में आई? वो जो प्लैटिनम इरिडियम रॉड की दो मार्किंग्स थी ना, इसको 1 मीटर बोला गया था, तो उसको चेंज क्यों किया गया? क्योंकि वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल नहीं था। अगर वो एक टाइम पे फॉर एग्जांपल पेरिश हो गया, तब आप क्या करेंगे उसको? आप वापस उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आज के दौर में हमने लाइट के टर्म में उसको बनाया। 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया है? लाइट के टर्म में डिफाइन किया, क्योंकि लाइट तो खत्म होने वाली नहीं है। अगर लाइट खत्म होगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी दुनिया में। अगर लाइट खत्म हो जाए तो दुनिया में लाइफ ही खत्म हो जाएगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। क्यों बोलो? अगर सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट बंद हो गई, सन खत्म हो गया, सन स्टार है ना, हर स्टार का एक डेथ डे होता है, हर स्टार एक दिन मरेगा। हाँ तो बोलो, सन भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जब लाइट नहीं आएगी तो, जब लाइट ही नहीं आएगी अर्थ पे तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो प्लांट मर जाएगा, प्लांट मर जाएगा तो अरे जो जो जानवर होते हैं वो क्या खाएंगे? अरे समझ में आ रहा है आपको? जानवर तो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, वो क्या खाएंगे? अरे तुमको समझ में आ रहा है? हम प्लांट खाते हैं, हम कार्निवोरस भी है, हार्बिवोरस भी है, तो हम क्या खाएंगे? अरे तुमको समझ में आ रही है बात? यानी बेसिकली अगर लाइट खत्म हो जाती है तो दुनिया में लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से ऐसे टर्म में उसको डिफाइन किया गया है जो ना खत्म, ऐसा है, ठीक है ना। चलो, तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। क्या तुम लोग को दूसरा पॉइंट समझ आया? अच्छा यूनिट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, इजीली अवेलेबल। हमने इस रॉड को मान लिया, चलो ये 1 मीटर है, क्या ये हर जगह अवेलेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये अच्छा यूनिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद इट शुड बी इनवेरिएबल, स्टेप एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट इनवेरिएबल। क्या मतलब है इट शुड बी इनवेरिएबल? मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लैटिनम इरिडियम मेटल के जो रॉड होते हैं, जब उसको हीट करेंगे तो एक्सपांड हो जाते हैं और कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता है ना ये थर्मल एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। तो प्लैटिनम इरिडियम रॉड भी तो मेटल का रॉड है, तो टेम्परेचर का उस पर भी तो फर्क पड़ता होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर जब आपने उसको, जैसे गर्मी आ गई तो उसकी लेंथ बढ़ जाती होगी और ठंडी आई तो लेंथ कम हो जाती होगी, तो ये तो वेरिएबल हो गया। इस वजह से उसको क्या किया गया, चेंज किया गया बाद में, क्योंकि वो कैसा है, वेरिएबल है। और लास्ट में क्या है, एक्सेप्टेड बाय ऑल होना चाहिए, है ना। अगर अपन ने यूनिट मान लिया कि रिमोट का 1 किलोग्राम है, अगर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या है, अच्छा यूनिट। नहीं कर पा रही तो क्या है, अच्छा यूनिट नहीं है। यूनिट है कि नहीं? हाँ यूनिट है। अच्छा यूनिट है कि नहीं? अच्छा यूनिट नहीं। क्या आपको बात समझ में आई है? तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिट लिख लिया आपने, उसके बाद हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट। पहला पॉइंट लिखो, वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट लिखो, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। easily available and reproducible, easily available and reproducible। थर्ड पॉइंट लिखो, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल। फोर्थ पॉइंट लिखो, एक्सेप्टेड बाय ऑल, एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक है, तो एक अच्छा यूनिट होने के लिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। सबसे पहला क्या है, वेल डिफाइंड। उसके बाद क्या है, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। तीसरा क्या है, इनवेरिएबल। और चौथा क्या है, एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक है ना, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। बात समझ आई? अब इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाता हूं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, उससे पहले, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूं यूनिट्स के टाइप। तो यूनिट्स कितने टाइप का होता है? तो बच्चों यूनिट भी तीन टाइप का होता है। फिर से बताता हूं यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की थी? तीन। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बच्चों यूनिट्स भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा बोलो? फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स क्या कहलाते हैं? डिराइव यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बात समझ, इतना सिंपल है। बस यही आपको समझना है कि यूनिट के तीन टाइप हैं। कौन कौन से बोलो? फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी का यूनिट क्या है? डिराइव यूनिट। बात समझ में आई? और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। यहां तक समझ में आता है? चलो भाई, आई होप आपको समझ में आया। अब वापस से एक बार ऐसे लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के? तीन टाइप की। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। क्या ये? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? एडेड आफ्टरवर्ड, है ना। ये है तो क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन है क्या ये? एडेड आफ्टरवर्ड, बाद में इसको ऐड किया गया। अब बताओ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कितनी है, यानी फंडामेंटल कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी है बोलो? लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद बोलो, हाँ, लेंथ, मास, टाइम, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। डिराइव क्वांटिटीज कौन कौन सी है बोलो? ऑल रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड है। फंडामेंट ये कौन सी है? सप्लीमेंट्री दो है। कौन कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब किसका क्या यूनिट है वो चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है ना, चलो भाई ये हो गया। अब बच्चों बताओ कि यूनिट के कितने टाइप है? बोलो कितने टाइप है यूनिट के? तीन टाइप है। कौन कौन सा बताओ जल्दी से? फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है बोलो? फंडामेंटल यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ, क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सही है। डिराइव यूनिट क्या है जल्दी से बोलो? यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है ना, और बोलो ये क्या है? यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है ना। अब बताओ फंडामेंटल यूनिट क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ, फंडामेंटल यूनिट क्या बनेगा? बताओ। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट क्या है बोलो? क्वांटिटी क्या है बोलो? लेंथ है। लेंथ का क्या बनेगा? मीटर। मास का किलोग्राम। टाइम का सेकेंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। आज नए यूनिट्स भी यूज होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे एक लक्स यूज होता है, ल्यूमिन यूज होता है। अच्छा, निट्स यूज होता है। हाँ, फोन में होता है, इतने 1000 निट्स का ब्राइटनेस है। अरे सुना होगा ना तुमने, फोन में होता है 2000 निट्स, 5000 निट्स, है ना। ठीक है, तो
मतलब अब वो फोन इतना ज्यादा ब्राइट है कि वो सन की रोशनी में भी आपको नजर आए। पुराने फोन ऐसे नहीं होते थे। आज के दौर में जो फोन आते हैं वो 6000 निट्स तक की ब्राइटनेस होती है उसके अंदर, है ना। ठीक है, चलो भाई, तो कैंडेला हो गया, कैंडेला हो गया, लक्स है, ल्यूमेन है, और आपका कैंडेला मतलब कितनी कैंडल की रोशनी है, ल्यूमिनस है 10 कैंडेला मतलब 10 कैंडल की रोशनी, 20 कैंडेला 20 कैंडल की रोशनी, ऐसे। ठीक है ना। उसके बाद क्या, टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है, और इसका क्या है, एम्पियर। ठीक है, और ये सब तो आप जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी बनेगी वो लिखेंगे हम लोग। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन, सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टी रेडियन। ठीक है, अब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले यहाँ तक तो समझ में आया है, ये कॉपी कर लो अपनी किताब में जल्दी से। अब मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी थोड़ा समझाता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो आइए, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। अब क्या क्या पढ़ ली एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या पढ़े बच्चों, बोलो सबसे पहले क्या पढ़े, फिजिक्स क्या होता है ये पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, जल्दी बताओ, फिर क्या पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। फिर मैंने आपको उसके टाइप्स बताए ना, कौन कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिर मैंने आपको यूनिट्स के अभी टाइप बताए, कौन कौन सा, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। आगे अभी पढ़ाऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आगे देखते हैं। तो क्या होता है फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप, फंडामेंटल यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, समझ में आया, कितने होते हैं फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल है, कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद डिराइव क्वांटिटी, बाकी छोड़ के सब डिराइव। सप्लीमेंट्री 2, प्लेन और सॉलिड, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स, डिराइव यूनिट, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलो। तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरा चैप्टर एक पेज में लिखा होना चाहिए। 200 पेज पढ़ाऊंगा मैं, इस लेवल पे पहुंच जाना है तुमको, उस 200 पेज को एक सिंगल पेज में तुम कन्वर्ट कर लो, ताकि वो बस एक पेज रीड करो और चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, चलो भी आओ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स प्लस डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट को मिला करके जो सेट बनेगा, जो कलेक्शन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है ना, हेडिंग लगाओ, लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखो, डेफिनेशन लिखो, इट्स अ सेट ऑफ, it's a set of fundamental units and derived units. It's a set of fundamental units and derived units. फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के सेट को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ऐसे भी लिख लो उसको, इट इज इक्वल टू सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट। ऐसे लिखा जाता ना कर्ली ब्रैकेट्स में, सेट को ऐसे ही लिखा जाता, फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव यूनिट। इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के, आपके सिलेबस में 4 है जो आपको पढ़ने हैं। एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है एमकेएस, और एक होता है एसआई। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एफपीएस में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एमकेएस में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सीजीएस का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एसआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटिस। आप वो मत पढ़ो, उसमें फ्रेंच नेम है वो, आप इसको ऐसे पढ़ो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
क्या बोले उसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को 3 फंडामेंटल है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, और इसमें 7 जो आपको मैंने याद करा है, बात समझ आई। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इस सिस्टम में लेंथ को बोलो बोलो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, फुट में। मास को पाउंड में मेजर करते हैं। आज भी यूज होता है ये। WWE का कभी ट्रम्प कार्ड देखा है, उसमें जो बॉक्सर्स होते हैं उनका क्या नाम लिखा हो, कैसा वेट लिखा होता है, पाउंड में लिखा होता है, मास उनका पाउंड में होता है। अरे पता है कि नहीं, पता होगा, हाँ, तो पाउंड में होता है। मतलब मैं बता रहा हूँ आज भी यूएस में, यूके में कहीं ना कहीं क्या यूज करते हैं उन लोग, पाउंड वाला सिस्टम यूज करते हैं। बात समझ में आई, ऐसा है। उसके बाद टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। 7 फंडामेंटल जो है इसमें, एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल है, 7। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, और बोलो इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है। अब इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो एमकेएस का ही आगे मॉडिफाइड वर्जन क्या है, एसआई है। एमकेएस में बोलो मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है, एसआई। बात समझ आई। तो एमकेएस और एसआई सेम ही होता है, उसका आगे का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, एसआई सिस्टम। इससे बीच में भी एक सिस्टम आता है, आरएमएकेएस सिस्टम, लेकिन पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ो, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या समझ आया, क्या समझा, बोलो। पूरा समराइज कर दिया मैंने अब तक का, बोलो क्या समझ आया। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइवेटिव, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के हैं, 4 टाइप। आपको 4 पढ़ने, कौन कौन सा, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस क्या है, एमकेएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है वो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लिख देता हूं मैं इसको, क्या है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। चलो भाई, अब क्या, अब जो है सीजीएस में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, 3। एफपीएस में 3, एमकेएस में 3, एसआई में 7। 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, सब में कौन सी कॉमन, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, और बाकी की 4 भी। यहां तक क्लियर है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल और 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री। कौन कौन सी होती है, एक होता है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन। यहां तक क्लियर है, ऐसा है। तो ये तो आपको बता दिया मैंने। अब सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, यहीं से समझ में आता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये, इवन केमिस्ट्री में मिलेगा। आपको बोलेंगे वो लोग के डेटा दे देंगे सीजीएस में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वांटिटी का सीजीएस में क्या यूनिट बनता है, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो सीजीएस में क्या होगा, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। हम 99% प्रॉब्लम एसआई यूनिट में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर सीजीएस में सॉल्व करना पड़ता है। बात समझ आई, तो याद रखना पड़ेगा ये। एफपीएस तो रेयरली काम आने वाला है, लेकिन पढ़ लो उसको। बोलो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एसआई में बोलो 7 है ना, कौन कौन सा, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और टेम्परेचर। और उसके बाद आपको सबकी यूनिट मैंने यहाँ पर लिखे, 7 सब फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। समझ में आया, कॉपी कर लो फटाफट से ये सबने, ओके। चलो ठीक, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है,
सिस्टम ऑफ यूनिट एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस में तीनों में लेंथ मास टाइम है, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे है। रिवीजन करना है तो वहां से भी आप कर सकते हो। शुरुआत में एमकेएस में जो था वो था, एसआई में बाद में ये एडिशनल बनाई गई और बाद में 2 सप्लीमेंट्री फिर लगाई गई। ठीक है ना। तो मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टीरेडियन। सबके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। सबको क्लियर है, वापस लिखने की जरूरत तो नहीं ना, अब समझ तो आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो भी आओ, अब यूनिट्स का क्लासिफिकेशन क्या है इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे बेस यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। यूनिट का क्लासिफिकेशन वो भी सारी चीजें बता दी मैंने आपको। इसके बाद क्या, डिराइव यूनिट्स के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यूनिट के कितने टाइप बताया आपको मैंने, 3 बताया। कौन कौन सा, फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट। असल में और 2 ऐड होंगे अभी, मतलब वो जनरल नहीं है, वो एक्सेप्शंस है। एक्स्ट्रा सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना स्टेट बोर्ड में। एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ लेकिन क्या है वो, एक है इम्प्रॉपर यूनिट और एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट। अभी बताता हूँ वो क्या है। एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स है डिराइव यूनिट्स। अब डिराइव यूनिट्स कैसे निकालेंगे अभी समझाता हूँ मैं आपको कैसे निकालना। देखो बहुत सिंपल है, डायमेंशन में बस इससे आगे एक स्टेप और करना होगा। ठीक, तो मैं अलगोरिदम बता रहा हूँ। अलगोरिदम समझता है, अलगोरिदम किसको बोलते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या होता है, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसको क्या कहते हैं, अलगोरिदम बोलते हैं। तो अलगोरिदम बताता हूँ। अलगोरिदम में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखो, ये गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद क्या लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो, फॉर्मूला। उसके बाद उसका यूनिट लिखो। क्या लिखो, यूनिट। और उसके बाद उसके डायमेंशन लिखना होता है। ये स्टेप आगे आएगा। अभी यहाँ तक के ये 3 स्टेप तक जाना है। चौथे स्टेप आगे डायमेंशन निकालने का सीखेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन डायमेंशन पे आता ही है पेपर में। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अभी जेई के पेपर में जो 28 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर, जो सबसे टफ पेपर आया था शिफ्ट 1 में 28 जनवरी का, उसमें भी डायमेंशन का सवाल था। जेई की बात कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें भी डायमेंशन का क्वेश्चन था। तो डायमेंशन पे सवाल आता ही है, तो ये अलगोरिदम को आपको फॉलो करना है ना। तो क्या अलगोरिदम है अभी समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पर, एरिया। एरिया का निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया, क्या लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, उसका यूनिट लिखना है। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ भी तो लेंथ होती है ना, तो वो मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा, तो ये हो गए डिराइव यूनिट। यहीं तक जाना है अभी, ऐसे लिखते हैं डिराइव यूनिट। क्लियर है, तुम लोग पहले लिखो, अलगोरिदम लिखो, अपनी बुक में लिखो। algorithm for finding derived unit, algorithm for finding derived unit। उसमें सिर्फ ये 3 स्टेप लिखना अभी, फिजिकल क्वांटिटी, फिर फॉर्मूला, फिर यूनिट। ये 3 स्टेप्स लिखना है। सिर्फ डायमेंशंस आगे सिखाऊंगा। उसमें पहला एग्जांपल किसका लिखना, एरिया का। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगा, मीटर। ब्रेड्थ क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया डिराइव यूनिट। सेकंड क्या है, सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे सब। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बोलो, लेंथ का क्या होगा, जल्दी बताओ, मीटर। ब्रेड्थ का मीटर, हाइट भी क्या है, लेंथ ही तो है, तो क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का भी यूनिट बना लिया तुमने। उसके बाद तीसरी क्वांटिटी क्या है, देखो, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या होता है, जल्दी बोलो, किलोग्राम। वॉल्यूम का भी तुमने निकाला ना, मीटर क्यूब। बात समझ आई, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं आपको यूनिट बनाना सिखा रहा हूँ, हर यूनिट याद नहीं रखना है, बेवकूफ़ी है। फिजिसिस्ट क्या करता है, अपने काम को छोटे से छोटा और आसान से आसान करना चाहता है। ठीक है, चलो भाई, चौथा क्वांटिटी क्या है, बोलो, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। उससे पहले तुम लोग निकालो वेलोसिटी। उससे पहले क्या निकालो, वेलोसिटी। उसके बाद फोर्स निकालना। वेलोसिटी क्या होती है पहले बताओ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी सब इस पर चर्चा करेंगे आगे, अभी बस को याद रखो। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, लेंथ होती है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। इसको लिखने का और एक तरीका है, मीटर और सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात समझ आई, ठीक है ना। बहुत पुरानी किताबों में ऐसा नहीं लिखा होता था, अभी कुछ 10-20 साल पुरानी किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब निकालते हैं बेटा एक्सेलरेशन। क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैं सिर्फ लिखता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताओ वेलोसिटी क्या होता है, अभी देखा मैंने क्या होता है वो, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम का क्या होगा, सेकंड। अब न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन है तो ये न्यूमरेटर ये एम एस को पुश करेगा और एस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, मीटर पर सेकेंड। तो फर्क समझाता हूं, वापस से सुनो। अगर ऐसा है ए अपॉन बी अपॉन सी, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो ए बी को पुश करेगा और बी और सी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हुआ पहला फॉर्मेट। लेकिन अगर ऐसा है ए अपॉन बी अपॉन सी, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये दोनों में फर्क समझ में आया। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो क्या होगा, ए बी को पुश करेगा और बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब बताओ कहां फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में, तो मीटर सेकंड को पुश करेगा और सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते बोलो, मीटर सेकंड रेज़ टू -2, ठीक है। अब लिखो बेटा फोर्स। क्या लिखो, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ मास का यूनिट क्या आएगा, अरे किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट था ना, इसलिए मैंने पहले ये दो चीजें लिखाई। जब एक्सेलरेशन फोर्स का लिखना है तो एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का लिखना है तो वेलोसिटी का पता होना चाहिए। इससे पहले दोनों अलग से आपको डिराइव कराया मैंने। तो हो गया फोर्स। उसके बाद क्या लिखना है, प्रेशर। क्या लिखना है, प्रेशर। ये तो समझ में आ गया ना, इसको हटाता हूँ। क्या लिखना है अभी अपने को, प्रेशर। प्रेशर को कैसे लिखेंगे बोलो, प्रेशर का बताओ जल्दी से। प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी निकाला ना, अब अरे फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, यहां तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। गलत कराए सर, बोलो। इन सबको मिला के ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। बात समझ आई, असल में न्यूटन इन सबको मिला के बोला गया है। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी बोलना बहुत ज्यादा हो जाता है तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये सब मिला के 1 न्यूटन है, लिख देता हूं यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ऐसा है, ठीक है ना। अब बताओ फोर्स का क्या लिखे बेटा, किलोग्राम, बोलो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया का क्या है, अभी तो पढ़ा, मीटर स्क्वायर। बात समझे। अब बोलो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो किलोग्राम और मीटर क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर को पुश करेंगे। बोलो क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल। बोलो क्या होगा, किलोग्राम और ये क्या होगा, मीटर सेकंड स्क्वायर। और यही मिला के क्या बोला जाता है, इसी को पास्कल बोला जाता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट पास्कल, इसी को मिला करके पास्कल बोला जाता है। बात समझ आई, चलो जल्दी से कॉपी करो उसको। हो गया लिखकर, चलो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपको बता चुका हूं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर इम्प्रॉपर यूनिट्स हैं और फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो भैया, तो क्या है प्लेन एंगल, क्या है सॉलिड एंगल, इसको भी समझते हैं। प्लेन एंगल, आपने अब तक जो एंगल्स पढ़े ना, ये से ये एंगल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सब क्या है, ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल मतलब ऐसा एंगल जो एक प्लेन पे बना है। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस, प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस। तो एक फ्लैट सरफेस पे जो एंगल बनाएंगे क्या है, प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल कहते हैं। बात समझ आई। और इसका यूनिट आप बोलेंगे सर हम तो डिग्री पढ़े, लेकिन अब उसका ऐसा यूनिट हम क्या पढ़ते हैं, रेडियन। क्या पढ़ते हैं, रेडियन। बात समझ आई। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडियन। बेसिक मैथ्स में कन्वर्जन सिखाता हूं मैं इसका,
डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वगैरह वगैरह। तो ये वाला एंगल प्लेन एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो कहाँ बनता है, एक प्लेन पे बनता है। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस। आपने 10 साल में जो एंगल पढ़ा वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। जो बोर्ड पे बनाते, जो आप अपनी बुक पे बनाते, वो एंगल कौन सा है, प्लेन एंगल। एंगल बना है एंगलस से। एंगलस का मतलब होता है कॉर्नर। क्या मतलब होता है, कॉर्नर। तो ये जो है, ये कॉर्नर पे ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है ना, इसी को एंगल कहते हैं। कॉर्नर पे जो स्पेस क्रिएट हुआ है ना, उसी को एंगल कहते हैं। बात समझ में आई, ऐसा है। चलो भाई, तो ये वाला तो प्लेन एंगल है, ये तो बच्चों को पहले से ही पता होता है, इससे फेमिलियर है बच्चे। सॉलिड एंगल नहीं पता होता बच्चों। अब सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है, जो एक प्लेन पे बनता है। इस पे जो एंगल बनाऊंगा मैं, वो कौन सा एंगल होगा, ये प्लेन है क्या नहीं, अरे ये फ्लैट सरफेस है कि नहीं, है ना भाई, इतना क्यों तुम लोग घबराते हो, ये फ्लैट सरफेस है ना, इस पे जो एंगल बनाऊंगा वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। ठीक है ना, सॉलिड एंगल नहीं है। सॉलिड एंगल कैसे होता है, प्लेन एंगल वहां बनता है जो एक फ्लैट सरफेस पे होता है। सॉलिड एंगल वो होता है जो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कभी वो सेंग चना खाया है, वो पूड़ी बांध के, हाँ, तो वो जो पूड़ी होती है ना, वो पूड़ी के एंड पे कॉर्नर पे देखो कुछ स्पेस क्रिएट होता है। वो स्पेस 2D में है फ्लैट सरफेस पे कि 3D में, 3D में स्पेस क्रिएट हुआ है, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। या बर्थडे कैप, बर्थडे कैप का जो एंगल वो होता है, अरे ऐसा ट्राइंगल टाइप की होती है ना, तो उसमें जो होता है, हाँ, ऐसे जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। और उसको मेजर करते हैं स्टे रेडियन में, और इसको मेजर करते हैं रेडियन में। अरे समझ में आ रहा है, बस इतना ही जानना सफिशिएंट है। पूरे 2 साल की फिजिक्स में एक जगह काम आएगा सॉलिड एंगल, कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहीं गॉसेस लॉ में कहीं काम आता है उसकी डेरिवेशन, वरना और कहीं काम नहीं आता। ठीक है ना, चलो भाई, चलो दोनों के में फर्क समझ में आया, क्लियर है, याद रखना। ठीक है, तो बस इतना याद रखना और यूनिट याद रखना, उससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक रेडियन क्या होता है वो बेसिक मैथ्स में समझाऊंगा। उसके बाद मैंने बोला यूनिट के कितने टाइप है, 3, जो आपको एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में मिलेंगे। बाकी 2 और भी है, कौन कौन सा, इम्प्रॉपर यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है, these are the units which are not of the same nature as that of the physical quantity for which they are used. ये वो यूनिट होते हैं जो सेम नेचर के नहीं होते। किलोग्राम किसका यूनिट है बेटा, मास का। वेट किसका यूनिट है, वेट क्या है, वेट तो यूनिट ही नहीं है, वेट तो फोर्स होता है ना। अरे वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। तो वेट तो क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये बेसिकली ये क्या है, एक यूनिट है, और ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फोर्स होता है, एक यूनिट और एक फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ करके नया यूनिट बना दिया गया। तो ये कैसा यूनिट है, इम्प्रॉपर यूनिट है, कोई प्रॉपर यूनिट नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर यूनिट। तो ये इम्प्रॉपर यूनिट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कुछ बातें, कॉपी कर लो उसको, इम्प्रॉपर यूनिट। चलो अब जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या है, इसको देखो। प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है ना। पावर का यूनिट क्या है, अरे वॉट है, वॉट होता है ना। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है ना। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, पावर का यूनिट वॉट है। लेकिन जब हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अपने को वो हॉर्स पावर में बताते हैं। क्या बताते हैं, पावर क्या, गाड़ी का पावर क्या बताते, इतने एचपी की गाड़ी, इतने एचपी का इंजन लगा हुआ है। एचपी मतलब क्या, हॉर्स पावर मतलब इतने घोड़ों की ताकत है उसके अंदर। समझ में आ रहा है, मैं बोलता हूँ 10 हॉर्स पावर है, मतलब 10 घोड़ों की ताकत है वो गाड़ी में, ये मतलब है। ये कैसा यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, ये कैसा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। कैसा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट। बात समझ में आई। और लाइट ईयर, अब जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए मीटर इस्तेमाल नहीं करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर, है ना। तो लाइट ईयर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बच्चा क्या सोचता है, ईयर आया ना तो टाइम का होगा, नहीं, लाइट ईयर किसका, डिस्टेंस किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। क्या होता है लाइट ईयर, बताओ, बोलो, लाइट ईयर क्या होता है। यहां फॉर एग्जांपल बल्ब है और आगे सब वैक्यूम है, ठीक। यहां से मैं बल्ब ऑन करता हूं, तो यहां से बल्ब ऑन करूंगा तो क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। अब लाइट निकलेगी और ट्रैवल करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी करते, कब तक, 1 साल तक। 1 साल तक लाइट ट्रैवल करते गई करते गई करते गई।
एक साल तक लाइट ट्रैवल करते 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 जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अरे तुमको समझ में आता है? एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर। ऐसे एक सेकंड ट्रैवल करना है कि एक साल तक ट्रैवल कराना है? उसमें कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी लाइट, वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं, है ना? तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? ईयर मतलब टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। गड़बड़ा नहीं करने का, ठीक है ना? अच्छा बोलेंगे सब क्या बता रहे सर? अभी बताता हूं क्यों बता रहा हूं मैं। अभी जब तुम एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे ना बेटा, तो ऐसी छोटी छोटी बातें काम आएंगी तुमको उसके अंदर। तुमको तैराकी सिखा दूंगा मैं इंशाल्लाह, तुम बाकी सॉल्व खुद से कर लो। वो मेरा काम है कि तुमको खुद से सॉल्व करने आए। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? बोलो, इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। बोलो। सेंटीमीटर तो है, सीजीएस में तो है ना, फंडामेंटल तो है। अरे सिस्टम सिस्टम की बात थोड़ी किया है, फंडामेंटल तो है ना, सीजीएस में फंडामेंटल है वो। तो उसके बाद किलोग्राम, फिर सेंटीग्रेड। अरे केल्विन होता है ना, डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस थोड़ी फंडामेंटल। चलो अभी इतना लेवल नहीं पहुंचा, लेकिन आगे आप समझ जाएंगे। अभी तो और धीरे धीरे करके चैप्टर में आप इवॉल्व होते जाएंगे, है ना? चलो अभी धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी ये सब मैं पढ़ा दूंगा तो एकदम हलवा लगेगा। M1 L1 T-2 किसका डायमेंशन वगैरह वगैरह, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन भी मैं इतने क्वेश्चन आपको क्लास में ही करा दूंगा कि ये सब खुद ही सॉल्व कर पाओगे। इक्का दुक्का उसमें डाउट हो सकता है तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है? चलो भैया, और भी अभी चीजें हैं, और भी अभी सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, उसके ऊपर आऊंगा मैं आगे। कौन से ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, अभी वो आगे आएगा। और वो क्वेश्चन आया है, नीट में सवाल पूछा था वो अभी रिसेंट ईयर में, ठीक है? चलो भैया, चलो भाई ये भी हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना है अभी अपने को? अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन से है पहले पढ़ लो। ये क्या लिखा है? ड्यू टू द फिक्स साइजेस ऑफ एसआई यूनिट, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स आर आल्सो डिफाइंड फॉर बोथ फंडामेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे लाइट ईयर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हॉर्स पावर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, और माइल इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना? जो शिप्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं वो माइल्स में कैलकुलेशन करते हैं, पता है ये? माइल, और एक माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना? चलो भाई लिख लो तुम लोग ये फ्यू प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हो गए। उसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस है, ये याद करना पड़ेगा, याद करना है। क्या प्रीफिक्सेस है? डेसी मतलब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। जहां पर भी डेसी आया, जहां पर भी डेसी आया मतलब 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना। जहां पर भी सेंटी आया, सेंटीमीटर, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना। जहां पर भी मिली आया 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना। जहां माइक्रो आया 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। जहां नैनो आया 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना है। जहां पीको आया 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। जहां फेमटो आया 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना है। जहां एटो आया 10⁻18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मतलब समझाता हूं मैं, देखो रे नमूनो, देखो मैं लिखता हूं 5 सेंटीमीटर, इससे तो फेमिलियर हो, ये तो पता ही है। ये क्या है? सेंटी है ना, सेंटी मतलब क्या लिखने का? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², और मीटर अपनी जगह पर। ऐसा बात समझ आई? बहुत काम आएगा ये कन्वर्जन में। बहुत ज्यादा अपने को क्वांटिटीज को इधर उधर कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत काम की चीज है ये। बोलो क्या आया? सेंटीमीटर, तो सेंटी के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। डेसी के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। बात समझ में आ रही है? याद रखना ये डेसीमीटर क्यूब, अभी आगे आएगा वो केमिस्ट्री के अंदर। फिर मिली के लिए क्या करना है?
10⁻³ से मल्टीप्लाई, माइक्रो 10⁻⁶ वगैरह वगैरह सारी चीजें। यहाँ पर देख लो, इसमें उल्टा जाना। उल्टा क्यों? देखो 10⁻1 है डेसी के लिए, तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? डेका के लिए। बहुत रेयरली काम आएगा ये सब। और हेक्टो के लिए 10⁻2 से किलो काम आएगा। किलो क्या है? 10⁻3 से मल्टीप्लाई। मेगा क्या है? 10⁻6 से मल्टीप्लाई। गीगा क्या है? 10⁻9 से मल्टीप्लाई। टेरा क्या है? 10⁻12। टेराबाइट्स 10⁻12 बाइट्स। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें बाइट्स अलग होते हैं और बिट्स अलग होते हैं, पता है ना। ये जो अपने को ये कंपनी वाले इंटरनेट बेचते हैं 40 MBPS 50 MBPS, वो 50 मेगा बिट्स पर सेकेंड होता है, वो मेगा बाइट्स पर सेकेंड नहीं होता है वो, इसलिए स्पीड स्लो मिलती है। 50 MB अगर मिल जाए ना मेगा बाइट्स पर सेकेंड, तो बहुत स्पीड होती है। समझे क्या? कैसे वो करते हैं मार्केटिंग टैक्टिक क्या है उसकी? अगर कोई जैसे आयॉन वाला अपना इंटरनेट वाला है यहाँ पर, तो आयॉन वाला क्या करता है? मुझे बेचता है 50 MBPS, तो इसका मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड। अगर वो दे दे 50 MBPS, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। ये मेगा बाइट्स पर सेकेंड और ये क्या है? मेगा बिट्स पर सेकेंड। आपको समझ आ रहा है? दोनों में फ़र्क है। तो वैसे ही जैसे मेगा बाइट्स, वैसे ही टेराबाइट, गीगाबाइट, ऐसे। ठीक है ना। तो टेरा मतलब 10⁻12, गीगा मतलब 10⁻9, पेटा मतलब 10⁻15 और एक्सा मतलब 10⁻18। बात समझ रहे? इसमें जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, ये तो सब काम के समझ लो। एटो वेटो तो कम काम आएगा, फेमटो भी एक तरीके से काम आ ही जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो टेरा आएगा, गीगा आएगा, मेगा आएगा, किलो आएगा। ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे इसमें। बात समझ आई? तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको याद रखना। उल्टा जाओगे तो याद रखने में आसानी होगी आपको। ठीक है। तो क्या क्या समझा बोलो? डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻⁻2, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पीको मतलब 10⁻⁻12। उसके बाद फेमटो मतलब 10⁻⁻15 और लास्ट में क्या है? एटो, वो कितना होता है? 10⁻18। रेयरली काम आता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे उल्टा जाना इसमें। डेका मतलब 10⁻1, हेक्टो मतलब 10⁻2, किलो मतलब, मैं लिखता हूं कहीं पर मास है 5 किलोग्राम, तो किलो की जगह क्या लिखेंगे बेटा? तो लिखेंगे 5 इंटू 10⁻3 ग्राम। ऐसे कन्वर्ट करना आसान होगा इससे। ठीक है ना। तो किलो मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, उसके बाद गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12। इसमें एक तुम लोगों को बताता हूँ गड़बड़ क्या करते बच्चे। एक बार साइक्लोट्रॉन का सवाल आया 2020-21 में। एक बार नीट के पेपर में साइक्लोट्रॉन का सवाल आया। तो साइक्लोट्रॉन के सवाल में फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मतलब उसमें रेडियस शायद निकालना था और फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन था। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होता है कैसे निकालना है, क्या करना है। उसमें क्या दिक्कत हो गई? उसमें फ्रीक्वेंसी थी गीगाहर्ट्ज में और बच्चे को याद ही नहीं है कि गीगा होता क्या है। पूरा सवाल उसको आता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आता है, पूरा फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन आता है, सब आता है, लेकिन उसको डेटा कन्वर्ट करने नहीं आता है। पूरा सवाल खत्म। नहीं कर पाएगा ना बच्चा, नहीं होगा सवाल। तो क्या होता है? ये छोटी छोटी चीज़ों को हल्के में नहीं लेने का। कोई मिस्टेक एंट्रेंस एग्जाम में छोटी मिस्टेक नहीं है, हर मिस्टेक एक ब्लंडर है। थोड़ी सी अगर आपने मिस्टेक करी, आपकी सीट गई। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। मैंने क्या बोला था? साइंटिस्ट कैसा होता है? छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है? ऑब्जर्वेंट होता है, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अपने को ये ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी छोड़ना नहीं है। अगर तुमको याद ही नहीं रहेगा कि गीगा का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करोगे तुम क्वेश्चन? ऑप्शन से कैसे मैच करोगे? यहाँ पर सब आने के बाद भी आप गलत करके आ जाएंगे पेपर में। और सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है, एक नहीं आता है तो नहीं करके आए कोई बात नहीं, एक आते हुए गलत कर देना और ज़्यादा दुख होता है उसमें, है ना। ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके सामने जो मैंने आपको बताया, जो आपको याद रखना है ना। सबसे ज़्यादा काम का इसमें से कौन है? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये याद रखना है। ठीक है। और बाकी लिख तो सभी लो। इसको लिखो कैसे? इसको तुम लोग ऐसे लिखो। पहले तुम लोग लिखो डेसी, कितना होता है? 10⁻⁻1। उसके आगे एरो लगा के लिखो डेका, उसको लिखो 10⁻1, ताकि कंपैरिजन रहे और याद करने में आसानी हो, है ना। डेका देखो 10⁻1 और डेसी क्या है? 10⁻1। फिर बोलो आगे क्या आएगा? इधर पे क्या आएगा? बोलो सेंटी 10⁻²।
इधर पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पर क्या है, हाँ इधर पे आएगा उसके जैसा कौन है, हेक्टो 10⁻²। ऐसे, अरे तुम लोग को समझ में तो आ रहा है। ये डेसी के साथ कौन आ रहा है बोलो, डेका आ रहा है। सेंटी के साथ कौन आ रहा है, हेक्टो आ रहा है। तो जो सिमिलर सिमिलर ना उसको लिखोगे साथ में तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो लिख लोगे ना, चलो लिख लो। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चों, कुछ गाइडलाइंस हैं कैसे लिखते हैं यूनिट, ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे गाइडलाइंस। मैं आपको पहले डायमेंशन लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सब मैंने यहाँ पर जोड़ करके रखे हैं। सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कभी कोई चीज़ अगर आपको समझ ये ऐसे लगे कि हाँ कैसे कन्वर्ट करूँ, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का पीडीएफ खोलना, उसके अंदर सारे कन्वर्जन लिख करके रखे हैं मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये डायमेंशन, ये स्लाइड को मैंने आगे मूव किया है, तो आगे देखेंगे इसको। अब मैं डायमेंशन लिखना सिखाता हूँ तुम लोग को। कुछ कुछ क्वांटिटीज है, उनके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, ये याद नहीं करने होते, कुछ कुछ याद रखने होता है ना, मैक्सिमम तो क्वेश्चन में दे देता है। तो जो याद करने होंगे वो आपको टाइम के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपके सामने है। असाइनमेंट लिखो आज का, बिगिनर्स बॉक्स 1, बिगिनर्स बॉक्स 1। जनरल गाइडलाइन जो है उसके 3-4 पॉइंट्स है, वो कल के सेशन में सीखेंगे, क्योंकि डायमेंशंस के ऊपर टेस्ट है तो मैं डायमेंशन पढ़ाना आप शुरू करता हूँ। ठीक है ना, कुछ नहीं है, वो 2-4 लाइनें बतानी है उसके अंदर, आप समझ लो वो टॉपिक वहां से एंड है। अब यहाँ से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, डायमेंशन का सवाल आपको मिलेगा, इवन बोर्ड्स में भी डायमेंशन का सवाल आपको मिलेगा। तो डायमेंशन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो आपको भी मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है, dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised in order to get the physical quantity। कुछ समझ में नहीं आता है, जब तक मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है कि हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कौन से पावर से डिपेंड करती है। नहीं समझ में आता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। अभी मैं आपको डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूँ। डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ये होती है। पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ लिखते कैसे हैं, फिर मैं इसके डेफिनेशंस आपको लिखाऊंगा। जैसे बच्चों मास है, तो मास का डायमेंशन होगा m1। मास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, m1। उसके बाद बच्चों लेंथ है, तो लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे l1। क्या इस्तेमाल करेंगे, l, ऐसे समझो l इस्तेमाल करेंगे। टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल T यूज़ करेंगे। करंट के लिए क्या करेंगे बोलो, या तो I या तो A। आप ए यूज करो क्योंकि एनसीईआरटी में ए यूज करता है। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक कभी कभी आई इस्तेमाल करता है, आप ए यूज करो क्योंकि आपको ज्यादातर नेशनल लेवल का एंट्रेंस देना है। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी अभी ए आ गया है, पहले उन लोग आई इस्तेमाल करते थे वैसे। ठीक है ना, ये हो गया। टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, केल्विन। इसके लिए या तो के इस्तेमाल होगा या तो थीटा इस्तेमाल होगा। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, कैंडेला। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मोल। ये मोल, ये इसके सिंबल है यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। मास के लिए क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा है। ठीक है ना, अब ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब जो है ध्यान से सुनना है, मैं कैसे आपको डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूँ। जो जो आप सेक्शन फिजिक्स में पढ़ेंगे, हर सेक्शन के डायमेंशन मैंने लगाए हैं यहाँ तक के, आगे भी उसके अलग अलग क्वेश्चंस है। आपको मैं ऑलमोस्ट हर टाइप का सवाल कराऊंगा इसके अंदर। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनरली कोचिंग में क्या करते हैं, पहले ही लेक्चर में उन लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहले मैंने आपका बेस बनाया है, ढंग से थ्योरी पढ़ाई आपको, अब मैं आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक, आइए शुरू करें। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। किसके पढ़ रहे हैं अभी, मैकेनिक्स के पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखना है, स्पीड का। अब उसका एल्गोरिथम बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। डायमेंशन का एल्गोरिथम होता है फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट, और उसके बाद फिर एमएलटी मतलब डायमेंशन लिखने उसकी। ठीक, कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, पूरे 2 साल के फिजिक्स में काम आएगा। सबसे पहला स्टेप हो गया, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखना है सेकंड स्टेप में, फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट।
और टाइम का क्या होता है सेकंड। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं अगर बेटा मीटर दिखेगा तो आप एल लिखेंगे, मीटर स्क्वायर दिखेगा तो L2 लिखेंगे, मीटर क्यूब दिखेगा तो L3 लिखेंगे। तो मीटर दिखेगा तो क्या लिखेंगे L लिखेंगे, और उसके बाद किलोग्राम दिखेगा तो क्या लिखेंगे M लिखेंगे, टाइम दिखेगा तो क्या लिखेंगे, हाँ ऐसे, सेकंड दिखेगा तो क्या लिखेंगे T लिखेंगे, सेकंड लिखेगा तो क्या लिखेंगे T लिखेंगे। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 3 के साथ खेलते हैं, बोलो क्या दिख रहा है मीटर, मीटर दिखा तो क्या लिखेंगे L लिखेंगे, मीटर का पावर क्या है 1 तो L1, पावर कुछ नहीं तो 1 होता है ना। सेकंड दिखेगा तो क्या लिखेंगे T लिखेंगे, सेकंड का पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है तो 1, तो बोलो क्या होगा L1 और T-1, ऐसे लिखने का इसको, समझे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। और एक्सेलरेशन का क्या करेंगे फॉर्मूला बोलो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी लिखता हूं बस मैं क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो स्पीड के डायमेंशन वही वेलोसिटी के डायमेंशन, वेलोसिटी का स्पीड का डायमेंशन क्या आया L1 T-1, और टाइम का क्या होगा, हाँ आप ऐसे मत जाओ, बेसिक से जाओ। चलो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, अरे समझ में तो आ रहा है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिक से जाओ। अब डिवाइड बाय क्या है टाइम, अब ऊपर फ्रैक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा टाइम को पुश करेगा, तो टाइम और टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या होगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होगा टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या लेंथ, लेंथ मतलब क्या मीटर, टाइम मतलब क्या सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, सेकंड का स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला, मीटर दिखेगा तो क्या लिखेंगे एल लिखेंगे पावर में 1, सेकंड दिखेगा तो क्या लिखेंगे टी लिखेंगे पावर में क्या है 2, बताओ डायमेंशन क्या बने L1 T-2। बेसिक से जाओ, बात समझ आई, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट वेलोसिटी का लिख देना, लेकिन अभी बेसिक से जाओ, ठीक है। चलो भाई फोर्स का कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, फोर्स का फॉर्मूला जल्दी बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी फिर क्या लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद बोलो सीधा क्या मास का लिख सकते हैं क्या किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है अभी निकाला ना, इससे पहले भी निकाला था, याद कर लो उसको, क्या होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलो किलोग्राम आए तो क्या लिखेंगे m लिखेंगे, उसके बाद m आए मीटर आए तो क्या लिखेंगे l लिखेंगे, m1 l1, और सेकेंड का स्क्वायर मतलब t2, बोलो क्या होगा m1 l1 T-2 आ गया डायमेंशन, ऐसे लिखा जाता है ये, समझे। एक सवाल पेपर में मिलेगा ही आपको, बात समझ आए, डायमेंशंस के ऊपर एक सवाल मिलना ही है पेपर में, तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद वर्क का कैसे लिखेंगे बोलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का निकाला ना, इसको रट लेना है, इसको याद करना है। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं m1 l1 T-2, क्या होता है m1 l1 T-2, तो फोर्स के डायमेंशंस डायरेक्ट लिखो, क्या होगा m1 l1 T-2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ, लेंथ का सीधा क्या L1 लिख दूं, क्या ये समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा लेंथ का क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ, लेंथ क्या होगा मीटर, मीटर है तो क्या लिखेंगे L, तो क्या आएगा L1, बोलो क्या आएगा बताओ m1 L1 L1 क्या होगा L2, तो जाएगा m1 L2 T-2, ये इसके डायमेंशंस बनेंगे, क्लियर है। चलो कॉपी।